हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 में हम जो है चौथा प्रकरण पढ़ेंगे, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है परिसंस्था। हमारा आज का टॉपिक अभी इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं परिसंस्था पुनरावलोकन। लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण। टॉपिक तो हमारा पर्यावरणीय व्यवस्थापन, लेकिन पहले तो हम देखेंगे पर्यावरण क्या है। पर्यावरण में तुमने देखा होगा, ये जैसे हमारे पर्यावरण के घटक हैं, इसमें हमको प्राकृतिक घटक होते हैं, मानव निर्मित घटक होते हैं, और जो मानव है वो सब, ये सब पर्यावरण के घटक हैं। अब देखो प्राकृतिक घटक में क्या क्या आया। जलमंडल है, वायुमंडल है। प्राकृतिक घटक में देखो ये जलमंडल है, यानी जल के से संबंधित जो कुछ है। ये वायुमंडल यानी हवा से संबंधित है। फिर उसके बाद पर्यावरणीय घटक में स्थल मंडल भी आया, यानी भूमि पे जो जो व्यवस्थापन होती है। और उसके बाद सजीव मंडल, जैव मंडल। तो यहाँ पे सजीव होते हैं। सजीव जानते हैं ना, सजीवों में पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, प्राणी होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सब सजीव मंडल में आए। ये सब क्या है? प्राकृतिक घटक हैं। पर्यावरण के ये सब प्राकृतिक घटक हैं। फिर उसके बाद आए पर्यावरण के मानव निर्मित घटक। पर्यावरण में तुम्हें पता है मानव निर्मित घटक क्या क्या हैं। जैसे देखो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, फिर यहाँ पे पार्क हैं। ये सब पर्यावरण के मानव निर्मित घटक हैं, मनुष्य ने बनाए हैं, इसके लिए इसको मानव निर्मित। पुल हैं, सड़कें हैं, उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं। फिर उसके बाद जो है स्मारक है। स्मारक में अलग अलग प्रकार के स्मारक बनते हैं ना। तो ये सब क्या हुए? ये मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। फिर उसके बाद मनुष्य, तुम्हें पता ना जैव मंडल में मनुष्य जो है, मनुष्य में भी एक व्यक्ति होता है अकेला, या फिर उसका परिवार है, या फिर समुदाय है। समुदाय ने ग्रुप में लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। हर एक समुदाय के अलग अलग धर्म हैं उनके। फिर उसके बाद शिक्षा का स्थान है, फिर आर्थिक स्थान है। शिक्षा, शैक्षिक मतलब क्या हुआ? शिक्षा का स्थान, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, क्लासेस हैं, अनेक संस्थाएं होती हैं। फिर आर्थिक में क्या आया? आर्थिक में वही आया ना, इंडस्ट्री, जहाँ पे मतलब इकोनॉमिक हो। फिर उसके बाद राजनीति स्थिति है। राजनीतिक स्थिति देखो, अलग अलग राजनीतिक स्थिति होती है। तो ये पूरा, ये सब मिलाकर मानव से संबंधित, जो पर्यावरण के घटक जो मानव से संबंधित हैं। लेकिन ये सारे घटक में देखा जाए, अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पर्यावरण हो, चाहे मानव निर्मित हो या मानव हो, ये सारे घटक में तुमने देख रहे हो कुछ जैविक घटक हैं और कुछ अजैविक घटक हैं। अब इसमें देखो अजैविक घटक क्या हैं। जो अजैविक घटक है वो हमारा देखो इस तरह से, मौसम है, ठीक है, मौसम, जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है ना। फिर उसके बाद जल है, भूमि है, यहाँ पे सूर्य है। ये सब हमारे क्या हो, किस में आए? अजैविक घटक में। अजैविक घटक, आर्द्रता यानी नमी, तापमान यानी तुम्हें पता है ना कैसे कैसे तापमान होते हैं, टेम्परेचर, वायु। फिर जब मौसम और जलवायु, कैसा मौसम होता है, कभी अलग अलग प्रकार का। फिर प्रकाश यानी सूर्य की किरणें निकलती हैं, रोशनी होती है, प्रकाश होता है। फिर यहाँ पे जल से संबंधित, भूमि से संबंधित, ये सब क्या हुए इसमें। लेकिन यहाँ पे भी जो जानवर दिख रहे हैं ये सब नहीं, ये जो है मौसम, जलवायु, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ये सब हमारे क्या है? अजैविक घटक है। जो नाम लिखे हुए हैं ना, ये अजैविक घटक हैं, ठीक है। जैविक घटक में क्या है? जैविक घटक में देखो दो प्रकार से, उत्पादक और अपघटक और उपभोक्ता। ये जैविक घटक है। उत्पादक यानी जो स्वयं भोजन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उपभोक्ता यानी क्या हुए? जो दूसरों पे निर्भर होते हैं, कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे जैसे पेड़ पौधे तुम्हें पता है ना, उत्पादक होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। फिर जो उपभोक्ता होता है इस पे निर्भर करता है। फिर अपघटक क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ है उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है, उसका अपघटन करते हैं और वो वापस वो पदार्थ जो है वो ज़मीन में मिल जाता। तो ये सब किस में आए? ये जैविक घटक में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जैविक और अजैविक घटक जो हैं, देखो इसमें अजैविक घटक में भी कई प्रकार के होते हैं। भौतिक होता है, अकार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है।
जैविक प्रकार भी जो होता है ना, कई अजैविक घटक जो है भौतिक होता है, अकार्बनिक होता है और कार्बनिक होता है। भौतिक में अभी जो ऊपर हमने देखा ना, तापमान, आर्द्रता, ये हमारा भौतिक प्रकार है जो भौतिक कारक है। इसमें देखो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश हमें सौर ऊर्जा से मिली, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, स्थल आकृति, ये सब हमारे किस में आए, भौतिक कारक में। फिर उसके बाद हमारा अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक में क्या क्या आया, जल है, वायुमंडलीय गैस है, मिट्टी है, खनिज है, ये सब हमारे क्या हुए, अकार्बनिक घटक हुए। और उसके बाद कार्बनिक घटक। कार्बनिक घटक में देखो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये पता है ना, CHO, ठीक है, ये सब जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के घटक हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके लिए इसको कार्बनिक कारक बोला गया है, क्योंकि चाहे प्रोटीन हो, प्रोटीन यानी प्रथिन, कार्बोहाइड्रेट यानी कि यहाँ पर जो है तुम्हें कार्बोज पदार्थ, और वसा यानी स्निग्ध पदार्थ, तो ये सभी के घटक होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। सिर्फ प्रोटीन का एक घटक और होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन का एक घटक नाइट्रोजन भी होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन घटक होने के कारण ये सब किस में आए, कार्बनिक कारक में आए, कार्बनिक घटक में आए, ठीक है। तो ये सब अजैविक घटक के प्रकार हैं। फिर उसके बाद जैविक घटक में, क्योंकि ये सारे घटक हैं ना, तो जैविक घटक में क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। तो ये जैविक और अजैविक, तो जैविक और अजैविक घटक मिलकर जो बनता है उसको कहते हैं परिसंस्था। जैविक और अजैविक घटक में पाई जाने वाली जितनी भी आंतरिक क्रिया होती हैं सभी मिलकर क्या बनाती हैं, परिसंस्था। ये सभी मिलकर बनाती हैं परिसंस्था। उसी के बारे में हम लोगों को अभी पढ़ना है, परिसंस्था। तो यहाँ पे देखो हमारा टॉपिक है पर्यावरणीय व्यवस्थापन, 4th लेसन हमारा। इसमें हमें कुछ जो है कोरोना महामारी की वजह से पोर्शन कट करने के लिए कहा गया था, तो ये कट था। फिर यहाँ पर ये भी कट करने के लिए कहा गया था, तो ये भी कट है, ठीक है। ये हमारा 25% सिलेबस कम करने के लिए बोला गया था ना कोरोना महामारी की वजह से, इसलिए कट है। फिर आया परिसंस्था ने पुनरावलोकन, जैविक और अजैविक घटक। देखो अभी मैं बताई ना, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है, उसी प्रकार उनमें परस्पर पाई जाने वाली आंतरिक क्रिया सभी मिलाकर परिसंस्था का निर्माण करते हैं। तो ये परिसंस्था हुई। परिसंस्था में जो प्रत्येक घटक होती है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिसंस्था में देखा ना हमने, अजैविक घटक भी है, जैविक घटक भी। अजैविक घटक में तुमने देखा था ना कि अलग अलग प्रकार के कारक थे, कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, ठीक है, लेकिन सभी महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही जो जैविक घटक हुए उसमें भी उत्पादक हैं, ठीक है, उपभोक्ता हैं और जो अपघटक हैं, ये सभी भी महत्वपूर्ण है। यानी भोजन का निर्माण करने वाली जो वनस्पतियाँ उपयुक्त होती हैं, स्वयं भोजन बनाती हैं। तुम्हें पता है ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके भोजन, वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं ना। उनमें वो भी कौन सी वनस्पतियाँ, जिनमें हरित लवक या पर्णहरिम पाया जाता, वही वनस्पतियाँ भोजन बना पाती हैं। और फिर उनको जो खाते हैं, उनको खाने वाले जो होते हैं, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, क्योंकि वनस्पतियाँ जो हैं वो घास हैं, हरी घास हैं, हरी वनस्पतियाँ जो होती हैं, तो उनको जो खाते हैं वो जो है शाकाहारी प्राणी होते हैं। ये शाकाहारी प्राणी आते, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या के अनुपात में ज़्यादा वृद्धि न होने देने वाले बाघ, सिंह जैसे प्राणी भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो शाकाहारी प्राणी हैं, इनको कौन खाता है, जो मांसाहारी प्राणी होते हैं। तो देखो वनस्पतियाँ क्या हुई, स्वयं भोजन बना, इसके लिए उत्पादक हो गई। फिर उनको कौन खाया, शाकाहारी प्राणी, यानी कि वो जो है अगले स्टेप में वो मतलब प्रथम घटक में आ गए, प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए। फिर शाकाहारी प्राणी को कौन खाता है, मांसाहारी प्राणी। तो जो मांसाहारी प्राणी आए वो क्या हुए, वो भी उपभोक्ता में हुए, लेकिन वो द्वितीय में आ गए,
ठीक है। प्रथम उपभोक्ता अलग हुए, जो फिर द्वितीय उपभोक्ता अलग हुए, ठीक है। फिर इनको जो खाने वाले प्राणी हैं वो जो है तृतीय उपभोक्ता में आ गए। तुमने भोजन जाल देखो 9th में पढ़े थे ना तुम लोग जो है भोजन जाल से। फिर उसके बाद इन सबको जो है लास्ट में जो इनको खाने वाले वो होते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले इल्लियाँ हैं, सूक्ष्म जीव है, दीमक है, गोबर के कीड़े हैं, ये सब लास्ट में क्या करते हैं, ये डिकम्पोज़र में आ गए ना। ये जो है किस में आए, डिकम्पोज़र में, ठीक है, अपघटक के रूप में। तो ये क्या करते हैं, जो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये इनको खाते हैं, लेकिन ये वहाँ पे जो अस्वच्छ स्थान है ना उसको जो है स्वस्थ बनाते हैं। मतलब वहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं। कैसे करते हैं, ये क्या किए, अपने लिए तो भोजन बनाए, लेकिन वहाँ पे वो क्या हुआ, जो घटक है उसको जो है मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर वो वापस जो है मिट्टी में मिल के प्रकृति में घटक मिल गए, तो अपने आप वहाँ पे क्या हुई, सफाई हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जितने भी घटक हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे अपने आसपास पाए जाने वाले जो घटक हैं इन सबका अपना अस्तित्व होता है। सभी घटकों की उचित देखभाल हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पर्यावरणीय व्यवस्थापन है। इसमें देखो परिसंस्था पुनरावलोकन दिया हुआ है। क्या दिया है, यहाँ पर देखो ये हरी वनस्पतियाँ हैं। हरी वनस्पतियों को खाने वाले जो है यहाँ पे देखो ये बकरी है, बकरी को खाने वाले देखो ये हरी वनस्पति है, इसको खाने वाला बकरी, इसको खाने वाला शेर, ठीक है। या फिर हरी वनस्पति को खाने वाली बकरी, बकरी को खाने वाला ये जानवर, ठीक है, इसको खाने वाला शेर। या फिर यहाँ पे हरी वनस्पति को खाने वाला खरगोश, खरगोश को खाने वाला ये प्राणी, इसको खाने वाला ये प्राणी। मतलब एक प्रकार से सारे क्या है, भोजन जाल ही है ना, अलग अलग प्रकार से। यहाँ पे देखा जाए तो ये उपभोक्ता है और फिर उसके बाद ये प्रथम जो है घटक और ये सर्वोच्च घटक। यहाँ पे ये उपभोक्ता, फिर प्रथम, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। यहाँ पे देखो ये उपभोक्ता के बाद प्रथम घटक, द्वितीय घटक, तृतीय घटक। मतलब डिपेंड करता है कि भोजन जाल कैसे उस आधार पे इनका ये बनता है। फिर यहाँ पे भी देखो ये जो है इसमें देखो हरी वनस्पति को खाने वाला ये अनाज वगैरह खाने वाला चूहा, चूहे को खाने वाला ये जानवर, इसको खाने वाला ये जानवर, चूहे को खाने वाला ये भी जानवर है, चूहे को खाने वाला ये जानवर है, सांप है, सांप को खाने वाला बाज है। मतलब कई प्रकार से भोजन जाल बनते हैं। तो ये सब क्या है, परिसंस्था है ना, परिसंस्था पुनरावलोकन है। सेम ऐसे यहाँ पे भी भोजन जाल है परिसंस्था का। इसमें जो भोजन जाल है इसमें भी देखो हरी वनस्पतियाँ, लेकिन अपना भोजन कैसे बनाई, सूर्य के द्वारा। फिर सूर्य से खाने वाला क्या है, टिड्डा, टिड्डे को खाने वाला मेढक, मेढक को खाने वाला सांप, सांप को खाने वाला बाज, और जब बाज मर जाता तो उसको जो है सूक्ष्म जीव उसका अपघटन कर देते हैं। तो वो अपघटन करते हैं, वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, लेकिन उसका अपघटन हो जाता है, वो ज़मीन में सब मिल जाते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा भोजन जाल बनता है, परिसंस्था चलती है। मतलब कोई भी एक घटक न कम होना चाहिए न ज़्यादा होना चाहिए, सबका अपना जो है बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पर्यावरणीय व्यवस्थापन में परिसंस्था के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो इसमें क्वेश्चन दिया है, थोड़ा याद कीजिए। क्या दिया, भोजन श्रृंखला में विभिन्न पोषण स्तर कौन से हैं। अभी जो हमने भोजन श्रृंखला देखा ना, तो उसमें अलग अलग पोषण स्तर कौन कौन से हैं हम देखें ना। जैसे वनस्पतियाँ स्वयं भोजन बना रही हैं तो उत्पादक हो गई, है ना। फिर उसके बाद जो है देखो अभी ये सूर्य है, समस्त जो है सूर्य से हरी वनस्पतियाँ, जो हरी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये अपना भोजन बना रही, इसके लिए किस में आए, उत्पादक में। तो ये सब किस में आए, ये सब उत्पादक में आए, ठीक है। सूर्य से अपना भोजन स्वयं बना रही हैं। तो यहाँ पर ये पहला पोषण स्तर बना, ठीक है। पूछा ना क्वेश्चन में विभिन्न पोषण स्तर कौन सा, तो ये पहला पोषण स्तर उत्पादक। फिर उसके बाद अब इनको हरी वनस्पतियाँ, झाड़ियाँ, वृक्ष, इनको खाने वाले क्या हैं, गाय, बैल, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी आदि। यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ गए, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भोजन पोषण स्तर का दूसरा पोषण स्तर है। ये पहला पोषण स्तर, ये दूसरा पोषण स्तर, लेकिन ये पहला आया उत्पादक जो प्रथम पोषण स्तर में है।
फिर आए प्राथमिक उपभोक्ता जो द्वितीय पोषण स्तर है। फिर अब तुम्हें देखो शाकाहारी प्राणी को मांसाहारी प्राणी खाते हैं, जैसे भेड़िया है, लकड़बग्गा है, कौवा है, लोमड़ी है। तो ये सब किस में आ गए? मांसाहारी प्राणी में। ठीक है, तो ये मांसाहारी प्राणी द्वितीय उपभोक्ता हुए। तो पोषण स्तर ये कौन सा हुआ? द्वितीय उपभोक्ता तो हो गया, लेकिन पोषण स्तर ये तृतीय पोषण स्तर हो गया। ठीक है, ये हमारा तृतीय पोषण स्तर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे तृतीय उपभोक्ता हुए, तो जो तृतीय उपभोक्ता ने सर्वोच्च मांसाहारी आए ना, तो जो तृतीय उपभोक्ता हुए वो क्या हुए? चतुर्थ पोषण स्तर में हो गए। ऐसे जैसे जैसे भोजन श्रृंखला बनती जाएगी वैसे वैसे वो पोषण का स्तर होता जाएगा। तो ऐसे कई विभिन्न पोषण स्तर भोजन श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा वो जो क्वेश्चन था तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि भोज उत्पादक, क्वेश्चन हमारा क्या बोला? भोजन श्रृंखला में विविध पोषण स्तर कौन से हैं? तो हम कैसे बोलेंगे? भोजन श्रृंखला में, फिर हम लिखेंगे उत्पादक। ठीक है, हम लिखेंगे उत्पादक, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रथम पोषण स्तर, फिर कॉमा डालेंगे, मतलब ये ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डालेंगे। फिर उत्पादक के बाद क्या आया? प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक कैसे? जो शाकाहारी है वो प्राथमिक उपभोक्ता हुए, लेकिन पोषण स्तर वो कौन सा हो गया? द्वितीय, द्वितीय पोषण स्तर। क्यों द्वितीय हो गया? क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे प्रथम पोषण स्तर तो उत्पादक हो गया ना, फिर ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा डालोगे। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद जो मांसाहारी प्राणी वो किस में आए थे? द्वितीय उपभोक्ता में। तो अब हम आगे लिखेंगे द्वितीय उपभोक्ता। उपभोक्ता द्वितीय है, लेकिन पोषण स्तर वो कौन सा हो जाएगा? तृतीय पोषण स्तर। क्यों तृतीय हो जाएगा? क्योंकि देखो ये द्वितीय है ना, तृतीय पोषण स्तर। फिर उसके बाद आएगा तृतीय उपभोक्ता, तो वो अगला पोषण स्तर। देखो अब यहाँ पे हमने देखा था ना पोषण स्तर, पहला क्या है? उत्पादक। तो ये हमारा प्रथम पोषण स्तर, प्रथम पोषण स्तर। फिर पहला नाम उत्पादक लिखना और ब्रैकेट में लिखना प्रथम पोषण स्तर। फिर दूसरा नाम लिखोगे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये आएगा द्वितीय पोषण स्तर। ये लिखोगे द्वितीय पोषण स्तर। बाकी उदाहरण के नाम लिखोगे तो चलेगा, नहीं तो ये मेन लिखना जरूरी है, प्राथमिक उपभोक्ता, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना द्वितीय पोषण स्तर। फिर आएगा द्वितीय उपभोक्ता, फिर नाम लिखोगे द्वितीय उपभोक्ता, लेकिन ये कौन सा पोषण स्तर होगा? तृतीय पोषण स्तर। पोषण स्तर तुम्हारा ये एक एक बढ़ते जा रहा है क्योंकि उपभोक्ता हमारा पहला है ना, इसके लिए। फिर उसके बाद अगला नाम क्या है? तृतीय उपभोक्ता। अगला नाम लिखोगे तृतीय उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी, और फिर ये कौन सा आया? चतुर्थ पोषण स्तर। तो तुम लोग आंसर कैसे लिखोगे? भोजन श्रृंखला में उपभोक्ता ब्रैकेट में प्रथम पोषण स्तर, प्राथमिक उत्पाद उपभोक्ता ब्रैकेट में द्वितीय पोषण स्तर, फिर तृतीय उपभोक्ता ब्रैकेट में द्वितीय उपभोक्ता, फिर ब्रैकेट में तृतीय पोषण स्तर, फिर तृतीय उपभोक्ता ब्रैकेट में चतुर्थ पोषण स्तर। ऐसे आगे लिखोगे, ऐसे कई विभिन्न पोषण स्तर पाए जाते हैं करके हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड का क्या तात्पर्य है? ऊर्जा पिरामिड का क्या तात्पर्य है? देखो ऊर्जा पिरामिड जान रहे हो क्या हो रहा है? ये तो हमारा जो है पोषण स्तर था, जैसे घास, हरी वनस्पतियाँ, फिर उसको खाने वाले शाकाहारी प्राणी, उसको खाने वाले मांसाहारी प्राणी, फिर सर्वोच्च, तो इसका एक पोषण स्तर बनता है। देखो ये हमारा पोषण स्तर है, ये हमारा पोषण स्तर है। पहला क्या है? उत्पादक, फिर उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय। तो ये तुम देख रहे हो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे त्रिभुज ऊपर जा रहा है वो छोटा होते जा रहा है। यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे ये जो है बड़ा स्तर है, फिर ये थोड़ा कम हो गया, फिर ऊपर गए तो और कम हो गया, ऐसे करके कम होते चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है जान रहे हो? ऐसे क्योंकि क्या होता है,
जो पोषण स्तर है, अभी देखो जैसे प्राथमिक हमारा जो है ये पिरामिड है, तो ये वनस्पतियाँ हैं। तो यहाँ पे वनस्पतियाँ तुम लोग जान रहे हो ना, अपना भोजन खुद बनाती हैं इस सूर्य की रोशनी से। उत्पादक में आई ना वनस्पतियाँ, ये वनस्पतियाँ उत्पादक में आई, तो ये अपना भोजन स्वयं बना रही हैं। तो जब ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं तो जो भी बनता है पूरा इनके शरीर में 100% है, इन्होंने अपना उपयोग किया। अब जैसे मान लो ये वसा, प्रोटीन, जो कुछ ये बना रही हैं, क्योंकि जब भोजन बनता है, जो भी ये भोजन स्वयं बनाती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से, तो कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जीवन सत्व और फिर जो है इसके अलावा कई चीज़ होते हैं, तो जीवन सत्व वगैरह जो कई चीज़ें बनती हैं। तो इसके कारण फिर ये जो है अपना क्या करती हैं, ये सारे जो हैं घटक अपनी वृद्धि के लिए भी उपयोग करती हैं ना, तो अपने लिए भी बनाती हैं, तो वो 100% रहता है। फिर उसके बाद अब इनमें कुछ इन्होंने अपने लिए यूज़ कर लिया अपनी वृद्धि के लिए। इसका मतलब जो भी उन्होंने पोषण बनाए हैं वो उनकी वृद्धि के लिए यूज़ हो चुका है। तो उसमें से जो बचा हुआ है वो तो वो अपने लिए तो भोजन बना ली, तो यानी कि जो पोषक का जो स्तर है उसमें से कुछ घटक तो उन्होंने यूज़ कर लिया, तो जो बचा हुआ घटक है उसको ये प्राणी खाते हैं ना, जो ये प्राणी खा रहे हैं, तो जो बचा हुआ घटक है इनके बचे हुए घटक को ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा तो नहीं खा रहे हैं, इसके लिए इनको जो पोषक आहार मिला है वो क्या हुआ, थोड़ा सा कम मिला इससे, यानी ऊर्जा का पिरामिड, यहाँ पे ऊर्जा एनर्जी क्या हुई, इनसे थोड़ी सी कम मिली। फिर उसके बाद जो इनको खाने वाले जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, जो इनको खा रहे हैं, तो इन्होंने भी जो भोजन किया है तो उस भोजन में से कुछ घटक उन्होंने क्या किया, अपने शरीर की वृद्धि के लिए यूज़ किया। तो जो अगला द्वितीय उपभोक्ता, ये पूरा का पूरा तो इसका एनर्जी यूज़ नहीं कर पाया, तो यानी इसको और एनर्जी कम मिली, इसको और ऊर्जा कम प्राप्त हुई। फिर इनको जो खाने वाला जो सर्वोच्च भक्षक है उसको भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा का जो है घटक, क्योंकि इन्होंने भी जो ऊर्जा प्राप्त की उसमें से अपने शरीर के लिए यूज़ किए, फिर इससे इनको भी ऊर्जा कम मिली। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊर्जा का जो पिरामिड बन रहा है, कि मतलब इसके पास 100% था, तो यहाँ पर उसको उसका 10% ही मिला इसका, फिर यहाँ पर इसको इसका भी 1% मिला, और यहाँ पर इसको भी इसका जो है 0.1% मिला, क्योंकि इस क्या हो रहा है, इससे इसे घटते चला जा रहा है ना। और फिर उसके बाद जो अपघटक है उससे जो है इनका वो अपघटन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये ऊर्जा का पिरामिड तैयार होता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो इस आधार पे तैयार होता है। तो तुमने देखा जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनको देखो ज़्यादा एनर्जी मिलती है, जो शाकाहारी हैं, जितने भी शाकाहारी होते हैं उनमें जो है एनर्जी ज़्यादा मिलती है, उनको ज़्यादा प्राप्त होती है, और उसके बाद मांसाहारी को उनसे कम प्राप्त होती है। तो इस तरह से ऊर्जा का पिरामिड, जैसे मान लो ये 1000 किलो है यहाँ पे, तो इसको केवल 100 किलोग्राम मिल रहा है शाकाहारी जो है, लेकिन जो प्राथमिक मांसाहारी उसको केवल 10 किलो ही प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि देखो एनर्जी किसको ज़्यादा मिली, शाकाहारी को ना। फिर उसके बाद जो शीर्ष मांसाहारी भक्षक हैं उसको सिर्फ 1 किलो ही मिल रहा है। तो इस तरह से ये ऊर्जा का पिरामिड तैयार होता है। तो इसे हम कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड। मतलब इसका तात्पर्य क्या है, क्वेश्चन में पूछा ना ऊर्जा का पिरामिड का तात्पर्य क्या है, तो वहाँ पे तुम्हें बताना है कि विभिन्न पोषण स्तर के ऊर्जा स्तर को दर्शाने के लिए खींचे गए रेखा चित्र को ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। तुम्हें ये वाला बनाना है ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और लिखोगे क्या, विभिन्न पोषण स्तर के ऊर्जा स्तर को दर्शाने वाले। देखो ये विभिन्न पोषण स्तर के ऊर्जा स्तर को दर्शाने वाले ना, या खींचे गए रेखा चित्र, ये रेखा चित्र है ना, इसको ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। फिर प्रत्येक भोजन श्रृंखला और प्रत्येक जाल में आंतरिक क्रिया सतत चलती रहती है, और फिर इस ऊर्जा के स्वरूप जो परिसीमा ऊर्जा पिरामिड जो है वो हमको दर्शाई गई। फिर ये वाला भी, इनमें तीनों में से कोई भी एक बना सकते हो, मोस्टली यही बनाना कि ये वाला सही रहता है, क्योंकि अलग अलग घटक, अभी यहाँ पे देखो अलग अलग जानवर है ना, जरूरी नहीं कि यही जानवर हो,
इसको भी दर्शा सकते हो, इसको भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला टॉपिक था परिसंस्था पुनरावलोकन, उसके बारे में पढ़े हम लोग। फिर यहाँ पे तुमने देखा होगा कि यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन भी आया था, एक दिया है चर्चा कीजिए जीवो जीवस्य जीवनम। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखो, इसका मतलब ये एक्चुअली देखा जाए तो ये तुम्हारा क्या है, ये संस्कृत का श्लोक है, कथन है। मतलब इसमें क्या बोला कि जीव जो है कि जीव ही जीव का जीवन है, यानी एक सजीव दूसरे सजीव का जीवन बनाता है। अभी जैसे देखो, सूर्य की रोशनी से वनस्पतियाँ भोजन बनाई, फिर वनस्पतियों से शाकाहारी उनके ऊपर निर्भर हैं, शाकाहारी से मांसाहारी उन पर निर्भर हैं। तो यानी कि क्या हुआ, जीव से ही जीवन का जीवन है, मतलब एक सजीव दूसरे सजीव का जीवन बनाता है। प्रकृति में पाए जाने जितनी भी भोजन श्रृंखला है वो यही जीवो जीवस्य जीवनम पे ही कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भक्ष्य है, भक्षक है, ये सब जितने भी आंतरिक कार्य करते हैं वो इसी के ऊपर आधारित होता है। इसके लिए कहा गया जीवो जीवस्य जीवनम। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो तुम्हें जानना ज़रूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें एक और है ना, सालों साल जंगल में घास, यहाँ पे विचार कीजिए। सालों साल जंगल में घास, पत्ते, टूटे हुए पेड़ आदि गांव के परिसर में मृत जानवरों का विघटन यदि न हुआ तो क्या होगा? अभी देखो, बहुत साल से जैसे घास हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं, या फिर मृत जानवर ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो क्या हो सकता है, क्या होगा? तुमने देखा है घर के पास अगर खूब सारे मतलब पत्ते इकट्ठा हो जाएं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वहाँ पे सीलन सी लग जाती है, उसमें से बदबू आने लगती है। और अगर मृत शरीर पड़ा है, मान लो मृत शरीर पड़ा, तो उसकी तो स्मेल आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये सालों साल से पड़े हैं तो इसमें विघटन की प्रक्रिया होती है, और उसके द्वारा जो वनस्पति प्राणी का शरीर होता है ना, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे मतलब वो उनका विघटक जो होते हैं ना, उनका विघटन करते हैं, और फिर वो शरीर उनका जो है विघटन की सहायता से वो प्रकृति में मतलब एक्चुअली मिलाया जाता है। तो वो जो है विघटन के माध्यम से उनका मृत शरीर ये सब जो है प्रकृति में विलीन हो जाए, और फिर उसके बाद क्या होता है कि नियम हमेशा चलता रहे। लेकिन अगर विघटन नहीं हुआ तो ये पता है विघटन क्या करते हैं, इन सब का विघटन करके इनके छोटे छोटे कण अलग करके इनको प्रकृति में मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि विघटन न हुआ तो क्या होगा? तो अगर विघटन नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम्हें पता है जगह जगह ये सब पत्ते, पेड़ पौधे ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, पूरा जो कचरा बढ़ता चला जाएगा, जानवर ऐसे ही पड़े रहेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, कचरे बढ़ जाने से फिर क्या होगा, कीड़े मकोड़े बढ़ने लगेंगे, शरीर जो है इनका मतलब मृत शरीर से जो है बदबू आने लगेगी, बीमारी फैलेगी। तो इसके लिए उनका विघटन होना ज़रूरी होता है, और अगर ये सब हुआ तो फिर क्या होगा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ विचार करना है, ये क्वेश्चन मतलब ये अपने नोटबुक में नहीं लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो है पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।